नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज हम बातचीत करेंगे केमिकल सेक्टर्स की। ये बड़ा कठिन है और कठिन इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग सेगमेंट को डील करने वाली कंपनीज है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है। तो बड़ी ईमानदारी से बताऊं तो ये सेक्टर मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ये और एक दूसरा फार्मा, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री भी है। और केमिस्ट्री मुझे बचपन से नहीं आती थी, तो रट्टा उत्तर तो मार नहीं पाते थे। तो मैंने ये सोचा कि मार्केट में केमिकल सेक्टर को अगर समझना हो तो किसको ढूंढा जाए, तो सबसे बढ़िया व्यक्ति मुझे मिले, सबसे मुफीद, और हमने सोचा उन्हीं से मदद ली जाए। उनका नाम है अजय जोशी। आप लोग शकल से परिचित होंगे और अपने चैनल में भी बताते रहते हैं और टीवी चैनल्स पे आते हैं। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि इस सेक्टर को ट्रैक किया जाए, और मैंने बहुत बिल्कुल आसान से इसका नाम भी सोचा था कि केमिकल सेक्टर समझो कि होता क्या है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाइए। तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि केमिकल सेक्टर है क्या, कैसे इसको देखें, क्या होता है केमिकल सेक्टर, वो हमें समझाइए। जी नीरज जी, पहले तो धन्यवाद। हम लोग काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे टू डू दिस पॉडकास्ट एक्चुअली, बट कुछ ना कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पाया। वी वर प्लानिंग टू डू इट इन पर्सन, बट एनीवे वी स्टार्टेड। सो देखिए, केमिकल सेक्टर मैं बेसिक एक बता देता हूँ। केमिकल्स क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज केमिकल्स। सिंस द मोमेंट वी वेक अप, हम सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, एंड टिल द टाइम वी गो टू बेड, चाहे हमारी बेडशीट का कलर हो, चाहे हमारे वुडन बेड का पेंट हो, चाहे हमारे टीवी की स्क्रीन हो, एवरीथिंग इज केमिकल्स एंड केमिकल्स. So chemical is all around us. It is to make our lives better. It is to alleviate our life. सबसे बेसिक एग्जांपल मैं दूं तो अगर केमिकल्स नहीं होते, जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया है इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड इंडिया, जहां पर हेक्टेयर हमने फार्म प्रोडक्ट का आउटपुट बढ़ाया है, वो सब केमिकल की वजह से ही संभव हुआ है। एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। सिमिलरली हमारी दवाइयाँ, जो हम इंडिया को आज बोलते हैं कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो सब केमिकल की वजह से ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सारे केमिकल्स ही हैं। सो एनीथिंग दैट यू पुट ऑन योर स्किन, योर हेयर, योर बॉडी, योर क्लोथ्स, सो एवरीथिंग कंज्यूम्स केमिकल्स. सो दैट इज व्हाई जब ये सारे सेक्टर किसी भी कंट्री में अच्छे करते हैं, बेसिकली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी करती है, जहाँ डिस्पोजेबल इनकम हो, लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो इन आइटम्स विच आर पेरिफेरल आइटम्स. They are buying high-end cosmetics, they are buying perfumes, so chemical consumption in turn बढ़ता ही जाएगा. So yeah, chemicals, every single thing around us has had some form of chemicals. ओके, तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, और इवन सोते समय भी आप मॉस्किटो कॉइल जला के सो रहे हैं, तो भी Yes, कहीं ना कहीं yes. केमिकल, ये तो पूरा जीवन हम लोगों केमिकल से भरा हुआ, और हम इससे दूर जाना चाहते हैं, वो ग्रीन होना चाहते हैं, लेकिन वो शायद अब इस जमाने में Yeah. पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये बताइए बेसिकली कि किस किस तरह की कंपनीज होती है, क्या इसको कोई सेगमेंट में बांटा जा सकता है कि आप ये 4 प्रकार की या 3 प्रकार की कंपनियां होती केमिकल में? जी, सबसे पहले हम इसको 3 मोटे-मोटे सेक्टर में हम बाँट बाँट सकते हैं। सो शुरुआत होती है हमारी पेट्रोकेमिकल से। सो पेट्रोकेमिकल हमारे डेरिवेटिव होते हैं क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के। सो पेट्रोकेमिकल काम करते हैं फीडस्टॉक का। बेसिकली दे आर द रॉ मटेरियल्स टू मेक एनी काइंड ऑफ केमिकल्स। वहाँ से केमिकल्स की शुरुआत होती है। सो एक सेगमेंट तो हमारा पेट्रोकेमिकल्स का हो गया। उस पेट्रोकेमिकल के बाद इमीडिएटली जो सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे केमिकल्स आते हैं, उनको बोलते हैं बल्क केमिकल्स। ये होते हैं सुपर वॉल्यूम वाले केमिकल, जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जैसे कि मेथनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ये मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो ये बल्क एक दूसरा सेगमेंट है। फिर तीसरा सेगमेंट आता है स्पेशलिटीज का, स्पेशलिटी केमिकल्स का, जो होता है लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू, हाई मार्जिन प्रोडक्ट। सो जिनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जैसे आपके एग्रो टेक्निकल बनाने के लिए, फार्मा एपीआई बनाने के लिए, आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने के लिए। अगर आप लोग जैसे हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, तो हेड एंड शोल्डर के पीछे एक प्रोडक्ट होता है जिंक पायरिथियन, या फिर एक्टॉन ओलामाइन, या सेलेनियम सल्फाइड। ये सब हमारे हैं सुपर स्पेशलिटी केमिकल, $50 पर केजी, $100 पर केजी। सिमिलरली आजकल जैसे स्किन
केयर का एक ट्रेंड चल रहा है, सो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं, लाइक नाइसिनामाइड हो गया, हाई एलुरोनिक एसिड हो गया। अब कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्टिव इंग्रेडिएंट से ही प्रमोट कर रही हैं, सो ये सब स्पेशलिटीज में आ जाता है, बिकॉज दीज आर परफॉर्मेंस ड्रिवन केमिकल्स। सो ये 3 ब्रॉडर सेगमेंट हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोकेमिकल से मूव करते जाते हैं, केमिकल्स के प्राइसेस में इजाफा होता जाता है और वॉल्यूम्स उनका कम होता जाता है, मार्केट घटता जाता है। ओके। अच्छा, मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल है जिससे मैं अपने बाल उगा लूं? वो तो मैं ही यूज कर लेता, उसके लिए मिनॉक्सिडिल करके बाय द वे अभी नया ग्रोथ ड्राइवर है। सो मिनॉक्सिडिल अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है, वेरी वेरी पॉपुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट। और कोइंसिडेंटली सबसे बड़े मार्केट इसके इंडिया और चाइना है। क्या मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग गंजे हो रहे हैं क्या? आई थिंक हमारा लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस प्लस आई थिंक इंडियंस नीड टू टेक केयर, प्लस अब इंडियन काम इतना कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब चीजें ले सकते हैं। अनुभव की वजह से, एक्सपीरियंस, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो। वैसे मैंने तो भैया हॉलीवुड की फिल्में देख देख के मैंने तय किया कि बाल की कोई जरूरत नहीं, सारे वहां के जो स्टार है वो सब गंजे ही होते हैं। कहीं तब भी बेचारे और गंजे बन जाते हैं। देखिए उसको बोलते हैं कि आपके जब बाल जाते हैं पैसा आता है, सो मे बी। ये भी एक अच्छा साइन बताया आपने। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन चलो हो, ये बाल जा रहा है तो पैसे आएंगे। तो मोटे तौर में आपने बताया कि ये 3-4 तरीके की केमिकल सेक्टर्स की कंपनियां हैं और ये हमारे जीवन में है। अब एक मन में सवाल उठता है कि इस पूरे सेक्टर के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कैसे ये केमिकल सेक्टर बिहेव करता है, मतलब इसके लिए इनपुट कहाँ से आता है, प्राइसिंग कैसे होती है, डिपेंडेंसी हमारी कहाँ कहाँ है, ये हमें चाहिए। और देखिए एक बेसिक मैं वैल्यू चेन बताता हूँ आपको, कैसे केमिकल्स बनते हैं, तो उससे आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इंडिया के रिगार्डिंग इंडियन मार्केट में क्या होता है। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेट्स से रशिया से हमारा कच्चा तेल आया, फिर रिलायंस की जामनगर में रिफाइनरी है, वहां पर वो कच्चे तेल को क्रैक करते हैं, उससे अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, इथिलीन निकला, प्रोपिलीन निकला, बेंजीन वगैरह निकला, फीड स्टॉक निकले। वो इथिलीन फिर रिलायंस बेचता है, वो इथिलीन रिलायंस बेचता है केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को, प्लस रिलायंस ऑल्सो बेचता है इथिलीन ऑक्साइड। अब आपके जितने भी सर्फेक्टेंट बनाने वाली कंपनी है, सर्फेक्टेंट केमिकल, रोजारी हो, गैलेक्सी हो, जो सर्फेक्टेंट आपके शैम्पू में होते हैं, आपके डिटर्जेंट में होते हैं, वो ये इथिलीन ऑक्साइड रिलायंस से खरीदते हैं और सर्फेक्टेंट बनाते हैं। तो ये कंपनीज उन सर्फेक्टेंट को बेचती हैं कॉस्मेटिक एफएमसीजी वाली कंपनीज को, यूनिलीवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉरियल ऑफ द वर्ल्ड, पीएनजी ऑफ द वर्ल्ड। सो इस तरीके से इंडिया में ये पूरी वैल्यू चेन चलती है। सो जो प्राइमरी फीड स्टॉक है कच्चा तेल, उसके लिए इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर। ये हमारी सिचुएशन है एज ऑन टुडे। पेट्रोकेमिकल में वी आर समवट सफिशिएंट, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं। देन उसके नीचे जो केमिकल आते हैं, केमिकल में इट इज 50-50। कुछ बल्क केमिकल हम इंडिया में बनाते हैं, बट उसमें मोनोपोली या ड्यूओपोली है। जैसे आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल इंडिया में 1 या 2 कंपनीज ही बनाती हैं, दीपक फर्टिलाइजर हो गई, फिर एक छोटी सी दूसरी और कंपनी है। मेथनॉल आपकी केवल एक ही कंपनी बनाती है इंडिया में। सो बल्क केमिकल में इट इज लाइक 50-50 की, कुछ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कुछ के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे हैं। बट जब हम स्पेशलिटीज की तरफ जाते हैं, तो ये एक सेगमेंट है जहां पर को इंडिया धीरे धीरे पिछले 10 सालों में नेट एक्सपोर्टर बन के उभरा है। सो इंडियन कंपनीज का फोकस कहीं ना कहीं स्पेशलिटीज पे रहा है। सो जैसे पिरिडीन केमिस्ट्री में कंपनीज लाइक जुबिलेंट इंग्रेविया, वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। देन फ्लोरिनेशन में हमारे कंपनीज हैं, आपके नवीन फ्लोरीन हो गया, एसआरएफ हो गया। देन स्पेशलिटीज में अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, उसमें पीआई इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी कंपनीज। सो ये एक बेसिकली लैंडस्केप है। सो इंडिया में जो ट्रिगर है, आप समझ लीजिए एक मेजर ट्रिगर है इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर सस्ता है। सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपनीज को मैं बोलता हूँ इन्फोसिस ऑफ द केमिकल वर्ल्ड। बेसिकली जिस तरीके से इन्फोसिस ने आईटी में आउटसोर्सिंग का जिम्मा इन्फोसिस विप्रो लाए हैं, उसी तरीके से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज केमिकल्स में बिजनेस ला रही हैं। सो इसमें यूरोपियन कंपनीज हो गई, अमेरिकन कंपनीज हो गई, वो असेट लाइट बिजनेस मॉडल की तरफ जाती हैं, क्योंकि उनको नए नए प्रोडक्ट इजाद करने होते हैं, वो इनोवेशन ड्रिवन कंपनी होती है, तो हर एक प्रोडक्ट का प्लान तो वो वहां डाल नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रिगर है जिसने इंडिया के केमिकल सेक्टर को काफी ज्यादा बूम करा है इन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा ट्रिगर इसमें ऑफ कोर्स है इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना, जो चाइना +1 की हम हमेशा से बात करते हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड-19 लोगों ने रियलाइज करा कि कितना ज़्यादा जरूरी है
चाइना का सब्सटीट्यूट होना अक्रॉस द केमिकल्स। सो दूसरा मेजर ट्रिगर वो है, उसके लिए इंडिया में केपेक्स होना बहुत जरूरी है, हमारी कंपनीज को इन्वेस्ट करना है। तीसरा ट्रिगर है जो अभी करंट गवर्नमेंट कर रही है प्रयास, टू पुट एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन प्लेस। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट नहीं है केमिकल्स के लिए, इट्स अ मच स्मॉलर मार्केट व्हेन वी कंपेयर इट टू चाइना, अमेरिका और यूरोप। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ केमिकल का प्लांट लगाते हैं तो एक्सपोर्ट एक बड़ा मार्केट है हमारे लिए टारगेट करने के लिए, प्लांट चलाने के लिए। उसके लिए हमारी पॉलिसीज फेवरेबल होनी चाहिए कि फॉरेन कंपनीज आए या इवन डोमेस्टिक कंपनीज इन्वेस्ट करें इंडिया में। उसके लिए फॉरेन पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज हमारी चाइना के एट पार होनी चाहिए, तभी सक्सेस कर पाएगा। सो ये 3 मेजर ट्रिगर हैं जो अभी ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग इन टैंडम विद केमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। सो ये 3 मेजर ट्रिगर मुझे अभी दिख रहे हैं इस सेगमेंट में। अजय भाई, इसमें तीन मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई। एक प्राइसिंग, और एक इनपुट वैल्यू चेन में, और तीसरी जो है फाइनली जो आपने कहा डिमांड। इंडियन मार्केट बहुत छोटा है लेकिन बाहर बड़ा डिमांड है। तो Yes. ये जो तीनों फैक्टर है, क्या इसमें इंडियन कंपनी का कंट्रोल रहता है कि नहीं? ये सब चीजें बाहर से कंट्रोल होती इनपुट फैक्टर अनफॉर्चुनेटली वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अभी भी। जैसे एग्रोकेमिकल में तो 2015 में हम लोग अप टू 80-90% डिपेंडेंट थे चाइना पे, अभी हम लोग 40-50% डिपेंडेंट है चाइना पे। सो वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हुई है इन सम सब सेगमेंट्स ऑफ केमिकल्स, जैसे एग्रो में कम हुई है, मगर फार्मा में अभी भी 70% रॉ मटेरियल हमारे चाइना से ही आ रहे हैं फार्मा केमिकल्स इंटरमीडिएट बनाने के लिए। तो इनपुट कॉस्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, वो गवर्न होती है जहां से हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा जो बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल है, क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वो भी हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर। जो हमारे हाथ में अभी वो है डिमांड। डिमांड में अभी क्या हुआ है कि यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज थोड़ा डीकपल होना चाह रही हैं चाइना से। सो उसका अच्छा खासा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। तो डिमांड विजिबिलिटी इंडियन कंपनीज के पास आज के टाइम में है, विच इज अ गुड थिंग। बट इनपुट कॉस्ट हमारे पास में अभी नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसिंग में हमारा बहुत कंट्रोल नहीं। मार्जिन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं फिर? क्योंकि इनपुट वाला भी तो देख रहा होगा कि बड़ी डिमांड आ रही है और इंडिया में बड़ा माल बन रहा है, तो चलो इनपुट के दाम भी बढ़ा ही देते हैं। तो हाउ टू जी, मैनेज और प्रोटेक्ट द मार्जिन? इसमें क्या हो रहा है कि जिन प्रोडक्ट में चाइना के साथ कंपटीशन है हमारा, उन प्रोडक्ट में तो प्राइसिंग नहीं मिल पा रही है। आप जैसे 1.5 से 2 साल पिछले हम एग्रोकेमिकल को देखेंगे या इवन किसी भी कमोडिटी केमिकल को देखेंगे, मोनोमिथाइल एनिलीन हो गया जो आरती इंडस्ट्रीज वगैरह बनाती हैं, उसमें प्राइसिंग बहुत ज़्यादा गिरी है क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इनमें कंपटीशन है। सो चाइना से आप फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे, आपको प्राइस तोड़ना ही पड़ेगा। सो इन प्रोडक्ट में तो नहीं, बट कुछ केमिस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया का अपर हैंड है, जैसे पिरिडीन केमिस्ट्री हो गई, इंडिया में बहुत क्लीनर और सस्ते रूट में बनती है। देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सरप्राइजिंगली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आज के टाइम में चीपर है चाइना से, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, प्लस वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स इतने टाइट हो गए हैं कि कुछ केमिस्ट्रीज वो लोग प्ले अराउंड अब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले ना बहुत सारे केमिकल वो कोल से बनाते थे, अब वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, तो अब उनको नेचुरल गैस कच्चे तेल से बनाने पड़ रहे हैं। उसके लिए चाइना अगेन इज अ नेट इंपोर्टर, कोल तो वहाँ लोकली अवेलेबल था। तो कुछ चीजें बदली हैं इन सर्टेन केमिस्ट्रीज लाइक पेरिडीन। देन फ्लोरिनेशन में हमारे फेवर में काफी चीजें हुई हैं, तो इंडियन कंपनीज ने अच्छा करा है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री कि किस प्रोडक्ट किस वैल्यू चेन में हम हैं। बट मोटा मोटा इन द एक्सपोर्ट मार्केट चाइना ऑलवेज रिमेन्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। सो उसको बेंचमार्क करके ही हमें अपने प्रोडक्ट प्राइस करने होते हैं। ओके। अभी 2-3 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, मुझे बहुत समझ में नहीं आई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ केमिकल्स में शायद उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जिससे फर्टिलाइजर कंपनीज को दिक्कत हो रही है। जी, तो ये एक्चुअली ये घटना है, लेकिन इससे कॉन्टेक्स्ट में सवाल मेरा ये है कि इस वक्त आप परिस्थितियां हमारी देख ही रहे हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और ये और वो, है ना? जी। तो क्या हम ये चाइना प्लस वन की थ्योरी एक्चुअली में है, या सिर्फ ये एक मिथ है? और दरअसल ड्राइव या कमांड तो उधर से ही है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अगर प्राइसिंग नहीं है और इनपुट हमारे पास नहीं है, तो हम फिर कैसे उसको कर पा रहे हैं? क्या चाइना प्लस वाकई हो पा रहा है कि नहीं? और देखिए, चाइना प्लस वन के इंडिया के पास ना पिछले 10 सालों में काफी मौके आए। पहला मौका आया था 2016-17 में, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म लॉन्च करे थे, तो वहाँ काफी छोटी फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई थी क्योंकि काफी स्ट्रिंजेंट उनका
इवैल्यूएशन प्रोसेस था। उस समय इंडिया ने अगर इन्वेस्ट करा होता तो कोविड के बाद इंडिया को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता। अब आपका प्लांट 1 महीने या 1 साल में तो नहीं आता है, कोई भी प्लांट फिजिबिलिटी में मिनिमम 2 ढाई साल हमारे लगते ही हैं। सो समवेयर मुझे लगता है कि इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू टेक दिस बेनिफिट। हमारी कंपनीज ने उतना अग्रेसिवली असेट्स में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं करा है, बट चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इट वाज देयर। इसका फायदा वियतनाम ने उठाया है, इसका फायदा लैटिन अमेरिकन मार्केट में ब्राजील ने उठाया है, बट इवन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, उन्होंने इमीडिएटली, अगर आप देखेंगे ना कोविड के बाद, ऑयल टू केमिकल इन्वेस्टमेंट वहां बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम ऑयल तो एक्सपोर्ट करते ही हैं, मगर अब हम भी यहाँ केमिकल बनाएंगे, हम भी यहाँ स्पेशलिटी केमिकल बनाएंगे, हम भी यहाँ पॉलीमर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो फीड स्टॉक लोकली अवेलेबल है। व्हाई नॉट डाइवर्सिफाई, क्योंकि जैसे जैसे ईवी आते जा रहे हैं उनकी ऑयल डिमांड भी कम होती जा रही है, तो वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। सो चाइना प्लस वन का फायदा उठाया है बहुत सारी कंट्रीज ने, बट इंडिया समवेयर वी हैव लैग्ड दैट अग्रेसिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट our foreign export trade policy approach has been fairly good. उसमें government has been trying to do their best, but government also needs to invite foreign companies to invest in India. आप अभी भी देखेंगे, चाहे वो यूरोप की कंपनी BASF, मैंने अपने करियर की शुरुआत भी उसी से करी थी, अभी भी वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, कोविड हो कुछ हो, उनके लिए चाइना इज द डार्लिंग कंट्री। व्हाई दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया? व्हाई नो अमेरिकन कंपनीज कमिंग टू इंडिया? स्टिल अमेरिकन कंपनीज आर गोइंग टू चाइना, चाहे वो कोटेवा हो, डाउ हो, कोई भी हो। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉरेन कंपनीज क्यों इंडिया में एसेट में नहीं डालती हैं। आप कोई भी सेक्टर पकड़ लो केमिकल का, चाहे वो एग्रो हो, फार्मा हो, कोई भी सेक्टर हो, दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया। आई थिंक ये एक मेजर मुझे लगता है कि गैप है, इसको सीरियसली हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चाइना प्लस वन तो हो रहा है, मगर चाइना प्लस वन में इंडिया का फिटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप चूंकि बहुत कॉरपोरेट्स को एडवाइस करते हैं, केमिकल के बड़े जानकार हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? सबको दिख रहा है कि इतना बड़ा मार्केट हो सकता है, फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप तो इंटरेक्ट भी करते हैं, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या रिलेक्टेंसी है कि लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, उधर से लाएंगे इधर बेच देंगे, बीच में ट्रेडिंग करते रहेंगे? ये वाली मानसिकता क्यों नहीं कर पा रहे? और देखिए, एक तो फीड स्टॉक का मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि फीड स्टॉक नेट इम्पोर्टेड है, जो रॉ मटेरियल मैं बोल रहा हूँ। तो उस चक्कर में काफी कंपनीज हेजिटेट करती हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लोकल फीड स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और अभी जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन 2021 के बाद से उभर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ये सिचुएशन आ रही है, तो उनको लगता है हमने बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया और गड़बड़ हो गई, तो हमारा प्लांट तो बंद हो जाएगा। दूसरा कंसर्न ये आता है कि उस लेवल का प्लांट आप डालेंगे, मगर इंडिया में उतनी डिमांड नहीं है, तो एक्सपोर्ट मार्केट टैप करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में अगेन चाइना से compete करना, या तो हमारी पॉलिसीज फेवरेबल हो, हमारा FTA हो, सो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स आते हैं इसमें। अब इसमें जैसे काफी कंपनीज के साथ में काम करता हूँ, तो अभी हम लोग एक नई थीम पकड़ के बैठे हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। उसमें हम लोग मेक इन इंडिया फॉर इंडिया पकड़ करके चल रहे हैं। हम एक एक वैल्यू चेन, एक एक प्रोडक्ट पकड़ रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट द कंपनीज आई एम एडवाइजिंग, मैं तो उसी हिसाब से कर रहा हूँ, और देन वी आर गोइंग टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस विद एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में प्लांट लगा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके इंपोर्ट को कर्व कर रहे हैं, सो दैट हमारा मार्केट, हमारा प्राइसिंग एटलीस्ट इंडिया में हम बेच पाए। जैसे आपकी CPVC कंपनीज हो गई, एपिक्लोरोहाइडिन, एपिग्रल वगैरह ने बहुत सक्सेसफुली ये करा है। कुछ पिगमेंट कंपनीज ने सक्सेसफुली करा है कि हम इंडिया में ये पिगमेंट बना रहे हैं, तो अब आप हमें प्रोटेक्ट करो। एग्रो में ये हुआ है, ग्लूफोसिनेट वगैरह की प्राइस इतना ज्यादा टूट गया था, एग्रोकेमिकल कंपनीज गवर्नमेंट के पास गई। तो अब मेक इन इंडिया फॉर इंडिया वाली थीम एटलीस्ट आई एम डूइंग विद माय सेट ऑफ क्लाइंट्स, मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि कल के दिन, अभी ये ट्रम्प जब से आए हैं उसके बाद तो और ज्यादा हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए हैं, बिकॉज एवरी डे वो उठते हैं, वो कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं कि आज ये होगा, आज वो होगा। सो हमें कल का भी नहीं पता होता है कि कल सुबह क्या होगा, तो हम अपनी पॉलिसी भी फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं इसमें। अभी आई वाज वर्किंग विद अ कंग्लोमरेट जो केमिकल में नहीं है, बट नाउ दे आर एंटरिंग इनटू केमिकल्स। इट्स अ $1 बिलियन कंपनी। तो हम लोग एक्सपोर्ट यूएस सोच करके चल रहे थे जब हमने प्रोजेक्ट शुरू करा था पिछले साल। अब ट्रम्प ने आकर के वो पूरा गेम बदल दिया है, बेसिकली वो ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब हमें सब कुछ रीइवैल्यूएट करना पड़ रहा है। सो आई थिंक ग्लोबली इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो कुछ आइडिया भी नहीं मिल पाता है। अभी जो 9 जुलाई की शायद डेट है या उसके आसपास, पहले कभी जो टैरिफ का फाइनल आने वाला था, इसमें केमिकल सेक्टर पे कुछ इम्पैक्ट आने की संभावना है कि आप लोग कुछ देख रहे हैं कि नजर बनाए हुए हैं?
जी, हम लोग सुन तो रहे हैं कि केमिकल सेक्टर के लिए कुछ बहुत एग्जम्पशंस इसमें होने वाले हैं। इवन दो अगर हमारी ट्रेड टॉक्स फेल हो जाती हैं, 9 जुलाई से वो 27% वाला टैरिफ इंडिया पे लग जाता है, बट सम प्रोडक्ट्स आर एग्जम्प्टेड, फार्मा में, एग्रो में एंड कपल ऑफ स्पेशलिटीज एंड सीडीएमओ में। मगर ओवरऑल तो इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि क्या होगा मैं इसका कारण बताता हूँ। जो एंड इंडस्ट्रीज हैं उन पे अगर आप 27% का टैरिफ लगाओगे तो एंड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट तो यूएस में रुक जाएगा। इंडिया में लेट से कोई कुछ प्लास्टिक बना रहा है, वो प्लास्टिक यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 27% टैरिफ के बाद वो प्लास्टिक ही एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, प्राइस नहीं हो रहा है, तो उसके केमिकल की डिमांड कम हो जाएगी इंडिया में। सो इन टर्न केमिकल बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। सो आई थिंक ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 27% से कम होकर के हम कैसे मिनिमम पे आए, सो दैट हमारी सारी अगर एंड इंडस्ट्रीज बूम होंगी तभी केमिकल सेक्टर बूम होगा। राइट। एक थीसिस मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे अपने यहाँ का एसी मार्केट है, एसी मार्केट में क्या है कि पोटेंशियल तो बहुत है, इतनी गर्मी पड़ रही है, हर हर घर में लोगों को लगता है कि एसी होना चाहिए, लेकिन अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है और ज्यादातर चीजें हम बना नहीं पाते हैं। तो जैसे मुझे ध्यान है कि जापान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसने जब चाइना मार्केट एंटर करने की कोशिश की तो उसने वहां की कंपनियों के साथ टाई अप कर लिया कि चलो मिल के बनाते हैं, और फिर उन्होंने बनाया। तो क्या जैसे इंडियन कंपनी लोग कुछ सुझाव देते हैं कि एसी बनाने वाली कंपनियां 2-3 मिल जाए और बेसिक चीज वो लोग साथ में बनाए, फिर अपनी मार्केटिंग करें, क्योंकि ये तो मार्केटिंग का गेम है। इसमें क्या लेवल चिपकाया और अपना एसी बेचा आपने। तो क्या केमिकल में भी ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है कि वो फीड स्टॉक के लिए या बेसिक बल्क कमोडिटीज के लिए वो कोई एक ग्रुप बना ले, उसके थ्रू करें, बाद में फिर उसको करें? क्या ये पॉसिबल है? और इसमें चैलेंज एटलीस्ट जब मैं एमएनसीज के साथ डिस्कस करता हूँ ना, वो आता है कि इंडिया में या तो आपको गवर्नमेंट कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वो डिमांड करते हैं 51% प्लस वर्किंग विद दीज गवर्नमेंट कंपनीज, टीडीएस। सो मैंने पूछा था ये सवाल, इवन आई वाज इन मिडिल ईस्ट कुछ समय पहले, तो मैंने कपल ऑफ सऊदी कंपनी से भी ये पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ के इट्स वेरी टफ टू वर्क विद देम टू स्ट्राइक अ डील। देन प्राइवेट में आपके पास कौन है रिलायंस के अलावा? एंड आई डोंट थिंक रिलायंस नीड्स सच अ टाई अप, बिकॉज वो खुद ही इतने बड़े मेहनत हैं। तो ऑप्शंस नहीं है इंडिया में एटलीस्ट फीड स्टॉक साइड पे टाई अप करने के। तो ये मेन चैलेंज, ये मेन कारण है कि नहीं हो पा रहा है। चाइना में आपके पास उनका स्टेट ओन्ड सिनोपेक है, सिनोपेक की आई थिंक 18 या 19 सब्सिडरीज हैं, सबके टाई अप हुए हैं फॉरेन। बीएसएफ का भी वहाँ टाई अप ही है। वो कहता है एक जन फीड स्टॉक देगा, मैं केमिकल बनाऊंगा। बट इंडिया में थोड़ा बहुत ये चैलेंज आता है, अगर गवर्नमेंट पीएसयूज को थोड़ा फ्री करती है, मुझे लगता है दिस होल प्राइवेटाइजेशन थिंग इट माइट वर्क आउट इन आवर फेवर, तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं एटलीस्ट इन द फीड स्टॉक साइड में। एक मुझे स्टोरी याद आ रही है, जो सीपीवीसी की आप बात कर रहे हैं, उसमें वो एक कोई बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जो वो रेजिन बनाती थी, और उसको लेकर के फिर लोगों ने बनाया, फिर वो ये एस्ट्रल वाले उसको ले आए और सीपीसी में छा गए एकदम, है ना, ऐसे बहुत यस, कहानी चलती। उस यस, दूसरी कहानी है, जो क्रॉक्स की सैंडल आती है, ये ना तो रबर है ना प्लास्टिक, पता नहीं क्या है, विशेष टाइप का लगता है ये। अपने आप को ऐसे रिसर्च नहीं कर रहा कि कुछ खास बनाए और एकदम छाया, मतलब कितनी देखने में लोग बहुत अच्छी शक्ल नहीं लगती क्रॉक्स वाली सैंडल की, बड़ी अगली सी लगती, और कितनी बिकती है और कितनी महंगी बिकती है वो। तो अपने आप कुछ ऐसा रिसर्च नहीं होता क्या? सी आई ऑल्सो यूज क्रॉक्स, सो आई तो लव इट, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी मुंबई में अरे आ रहा हूँ, मैं क्रॉक्स ही पहन के आ रहा हूँ, क्योंकि मानसून में उससे बेहतर कुछ नहीं है। बट अपने वहाँ, यस, वेरी गुड पॉइंट नीरज जी, हमारे यहाँ R&D इनोवेशन नहीं होता है। वो केमिकल नहीं, आप किसी भी सेक्टर में देख लो ना, मोबाइल में भी क्या है, असेंबलिंग ही होती थी, फिर गवर्नमेंट ने पुश करा तो तब थोड़ा बहुत चालू हुआ, वरना वीवो, ओप्पो, आप देखिए उन्होंने मार्केट कितना तोड़ दिया। वाई गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग चाइनीज ईवी कंपनीज टू एंटर इनटू इंडिया? जैसे इन्होंने मोबाइल मार्केट से माइक्रोमैक्स वगैरह को खदेड़ फेंका, ये तो हमारी हमारी कितनी कंपनी है कार की, 3 ही कंपनी तो है, मारुति सुजुकी विच इज अ टाई अप, महिंद्रा एंड टाटा, ये तो इनको बंद करा देंगी। तो इंडिया में जब तक R&D पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सिमिलरली इन केमिकल में आपको फिगर देता हूँ, इंडिया में हम लोग 1 से 2% इन्वेस्ट करते हैं R&D पे अपने रेवेन्यू का। चाइना में दिस इज इन डबल डिजिट्स, यूरोप में तो फिर डबल डिजिट्स में ऑन द अपर साइड है, 30-35% इन्वेस्ट। सो इंडिया एक्चुअली, केमिकल्स हो या बाकी सेक्टर हो ना, एक आउटसोर्सिंग हब बनता गया है कि लो लेबर कॉस्ट है इधर, मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है बिकॉज ऑफ दैट, सो आउटसोर्स करो, बल्क में बनवाओ उधर। सो समवेयर वो इनोवेशन फैक्टर चला गया है। आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए।
उसके लिए आई थिंक कुछ कंपनीज हैं जो कर रही हैं, दे आर इन्वेस्टिंग हैवीली, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज, फ्लोरिनेशन वाली कंपनीज, दे आर ट्राइंग दिस कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बनाने का, बट बाकी तो इनोवेशन इज डेफिनेटली लैकिंग इन द केमिकल सेक्टर इन इंडिया। नॉट ओनली केमिकल, यार आपने सही कहा, हर चीज में अपने R&D पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। अरे ये जो क्रॉक्स है, ये क्या है? क्या आपने कुछ रिसर्च की है? ये क्या चीज है? ये कहते हैं ना रबर है ना प्लास्टिक, पता नहीं बीच में कुछ बना No, रखा है। it's a plastic, it's a polymer, it's a plastic only, but it is very resistant, high grade plastic, commodity plastic इसमें नहीं होता है, तो इसलिए थोड़े महंगे होते हैं। जो ओरिजिनल क्रॉक्स होते हैं आपके, वो थोड़े ऑन द महंगे साइड होते हैं यार, बिकॉज बहुत ही इनकी शेल्फ इंटरेस्टिंग। लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है इनकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए महंगे बिकते हैं। या अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है अजय भाई कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंडिया की पोजीशन क्या है केमिकल सेक्टर में, और मुझे इस टर्म में समझाइएगा कि स्पेशलिटी केमिकल और बल्क एक कमोडिटी है, और एक थोड़ा सा कोशिश हो रही है कि स्पेशलिटी में आपने बताया कि नेट एक्सपोर्टर भी हम लोग हो गए हैं, तो ये दोनों अलग कैसे हैं और इसमें हमारी पोजीशन क्या है? लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि आपकी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके आपने केमिस्ट्री सीख ली, इसलिए इतना ज्ञान हमें दे रहे हैं, और फिजिक्स भी देख के लग रहा है कि आपकी फिजिक्स भी अच्छी ही है। तो क्या बचपन से मुझे तो सबसे खराब सब्जेक्ट, मतलब बहुत ही बुरा लगता था केमिस्ट्री पढ़ना, इतनी मोटी वो, आपने अगर यूपी उस समय अगर आप रहे होंगे, तो एक के.एन. शर्मा करके थे, उनकी इतनी बड़ी किताब होती थी केमिस्ट्री की, मतलब वो देख के डर लगता था। आपने कैसे ये पार पाया कि केमिस्ट्री सीखनी है? मैं उत्तराखंड बोर्ड से ही हूँ, हिंदी हाँ, मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं भी। सो हमारे टाइम में भी बहुत मोटी बुक्स आती थी और बहुत टफ होता था। मैं जब केमिस्ट्री पढ़ता था आई थिंक 11th में, तब मेरे एक ट्यूशन टीचर थे, तो उनको लगा कि मैं अच्छा हूँ इसमें, तो उन्होंने ही पुश करा था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स होता है। आई थिंक, बट उस टाइम मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था बीएससी ऑनर्स करके, बट बाय द टाइम आई वाज इन थर्ड ईयर मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ और रास्ते मेरे लिए हैं। वहां से मेरा ये सफर शुरू हुआ है। फिर मेरी जॉब भी आफ्टर एमबीए बीएसएफ में लगी थी, विच इज द लार्जेस्ट केमिकल कंपनी इन द वर्ल्ड। लकीली वहां मैं एक ऐसे डिवीजन में था जिसके प्रोडक्ट 20-25 इंडस्ट्री में जाते थे। ऐसी आज के टाइम में कोई कंपनी नहीं है जो मेरी कस्टमर नहीं थी, एग्रो हो, फार्मा हो, सबको कुछ ना कुछ हम बेचते थे। तो इस वजह से थोड़ा मुझे प्रोडक्ट नॉलेज और किस कंपनी की मेंटालिटी कैसी है, प्रमोटर की मेंटालिटी कैसी है, क्या बनता है, कैसे बनता है, तो वो आइडिया मिल गया। तो बस फिर इसी सेक्टर में हम आ गए। उसके बाद एक स्टार्टअप करा, बीच में मैं योगा टीचर भी बना था, कोविड के बाद योगा भी सीखा था 1 साल मैंने। एंड देन फिर मैंने कहा कि आई कैन स्पीक थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा सेल्स भी कर रखा है, तो बेच लूंगा अपने को, अपना ब्रांड मैं ही हूँ, प्रोडक्ट मैं ही हूँ। एंड माई क्लाइंट्स दे हैव बीन द बिगेस्ट चीयर लीडर। एंड मेरा 100% रिटेनर वाला सीन है कि HSBC लाइक आई सेड 2022 से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। ऐसे ही मेरे काफी क्लाइंट्स हैं। लकीली इट हैज वर्कड आउट, एंड आप लोगों का सपोर्ट है, नीरज जी का सपोर्ट है, आप जैसे सबका सपोर्ट है मेरे को आगे बढ़ाने में, ये वो तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अजय भाई, मेरा जो है ना अपने दर्शकों के साथ कमिटमेंट है कि जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा समाज का, मैं उसको लाऊंगा और उसका नॉलेज ट्रांसफर कराऊंगा। और केमिस्ट्री तो वैसे भी मेरे को बहुत बहुत ही टफ लगती थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आती है आप लोगों से बात करके, वरना कठिन थी। अभी इसके जवाब में आपने एक बात कही, भारत की कंपनियां क्या बनाती, कैसे बनाती, तो वो जो बेसिक चीज अब आपको हमें समझानी है कि हमारे यहाँ की कंपनियां बल्क और स्पेशलिटी में किस किस तरीके से है, और भारत की सिचुएशन क्या है। देखिए, भारत का केमिकल का मार्केट तकरीबन 250 से 300 बिलियन US डॉलर का है। इसमें से स्पेशलिटी अगर हम हटाएं तो स्पेशलिटी अराउंड 40-42 बिलियन डॉलर का है, विच इज इन द नेसेंट स्टेज, तो अभी बढ़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। इंडिया में केमिकल सेक्टर की डिमांड गवर्न करते हैं दो सेक्टर, वो है एक फार्मा, दूसरा है एग्रो। ये मेजर कंज्यूमर है, क्योंकि इंडिया में एग्रोकेमिकल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। 50 to 52% ऑफ एग्रोकेमिकल हम एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मा में तो आपको पता ही है कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो सब कुछ हम उधर बाहर बेचते हैं, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये दो सेक्टर हैं डिमांड ड्राइवर केमिकल सेक्टर के इंडिया में। नाउ बल्क में मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारी बल्क में है। बल्क में क्या होता है, आपके वेरी हाई वॉल्यूम वाले केमिकल बनते हैं, उनका प्राइसिंग $1, कभी कभी $1 से भी कम होता है। प्लस ये प्रोडक्ट होते हैं एट द मर्सी ऑफ चाइना। चाइना ने जिस समय ज्यादा सप्लाई कर दी, आपका प्राइस टूट जाएगा, जैसे कॉस्टिक सोडा वाली कंपनीज हो गई।
टाटा हो गई और ये GACL वगैरह। मैं कॉस्टिक सोडा बिजनेस को चैरिटी बिजनेस बोलता हूँ। साल में 9 महीने आप पैसा नहीं कमाते हो, 3 महीने चाइना में प्लांट बंद होता है, आप पैसा कमा लेते हो। सो ये सारे कमोडिटी केमिकल के साथ है आज के टाइम। सो ये है कमोडिटी की कहानी, एक आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्ते प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम एंड ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ सप्लाई डिमांड डायनामिक्स। फिर आते हैं स्पेशलिटी। स्पेशलिटीज थोड़ा इम्यून होते हैं सप्लाई डिमांड डायनामिक्स से, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर्स कम होते हैं, तो कंसोलिडेटेड सप्लाई लैंडस्केप होता है, कस्टमर्स फ्रेगमेंटेड होते हैं, कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है, ले दे के वही 2-3 सप्लायर होते हैं, तो उनके साथ काम करना ही करना होता है। दूसरा स्पेशलिटीज में अच्छी चीज ये है कि दे आर मच अवे फ्रॉम द क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन का भी स्पेशलिटीज के प्राइसेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से स्पेशलिटीज एक अच्छा सेगमेंट है कि जहां पर सप्लायर इवन दो डाउन टर्न है ओवरऑल केमिकल सेक्टर में, मगर स्पेशलिटीज वाले सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें जैसे आपके केमिकल हो गए जो ऑयल एंड गैस में जाते हैं। इंडिया में एक कंपनी है डॉफ कीटल करके, इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी, गुजरात बेस्ड है। ये बनाते हैं बहुत अच्छे ऑयल एंड गैस केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, जो ये यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पीआई एसआरएफ को तो सब जानते हैं, मगर एक कंपनी है डेक्कन फाइन कैम, साउथ इंडिया में बेस्ड आउट ऑफ, वो भी पायनियर है। वो भी स्पेशलिटीज, इंटरमीडिएट्स, एपीआई, टेक्निकल एग्रो के लिए इन सब में है। कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा बिजनेस पकड़ा हुआ है और उसमें उनका पूरा कंट्रोल है, उसमें दे आर द गो टू चॉइस ऑफ कस्टमर। मगर बल्क में ऐसा नहीं है। बल्क में कस्टमर आज आरती इंडस्ट्रीज से ले रहा है, आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक से ले रहा है, बट अगले हफ्ते ही उसे अच्छा प्राइस मिलता है तो अगले महीने के लिए वो स्विच कर जाएगा। बल्क में आपके ना कस्टमर्स एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं एंड कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टू चूज फ्रॉम जब भी उसे परचेज ऑर्डर प्लेस करना होता है। क्योंकि मैं बीएसएफ में दोनों बेचता था, बल्क भी स्पेशलिटीज भी, हमारे डिवीजन में दोनों प्रोडक्ट थे। तो बल्क में यही होता था कि सारे कस्टमर हमसे अगेन एंड अगेन कोट मांगते थे, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन में चलता था। और हमेशा बीएसएफ, बिकॉज हम लोग बेंचमार्क करते थे इंडस्ट्री को, तो हमारे प्रोडक्ट महंगे होते थे, तो उसमें हम लोग मात खा जाते थे। मगर स्पेशलिटीज में अगेन 2-3 ही सप्लायर होते थे, तो कस्टमर वाज बाउंड टू बाय फ्रॉम अस, उसमें हम अच्छा प्राइस कमांड करते थे। तो बल्क में आपके मार्जिन होते हैं कभी कभी सिंगल डिजिट पे भी आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। स्पेशलिटीज में आपके मार्जिन काफी अच्छे होते हैं, अबव 20%, समटाइम्स इट मे गो अप टू 35-45% आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द केमिस्ट्री। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि क्या जो दर्शक अब सोच रहे हैं बहुत देर से ये लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, काम की बात बताया मेरे को तो वो वाले सवाल पे आते हैं, क्योंकि इसके आपको बहुत लंबे लंबे जवाब देने पड़ सकते हैं। क्या भारत का केमिकल सेक्टर एक मल्टी बैगर आइडिया हो सकता है? जो लोग ये शो देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो या ये कहा जाए कि भारत का जो केमिकल सेक्टर है कि बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है और उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेटली अ डबल यस, इसमें तो मैं हमेशा बोलूंगा। इट्स नॉट जस्ट कि मैं इस सेक्टर में काम करता हूँ, बट अभी इट इज राइप फॉर रेवोल्यूशन। आई मीन, जिस हिसाब से केपेक्स अभी इंडियन कंपनीज कर रही हैं, मैंने उतना केपेक्स नहीं देखा है पिछले 5 सालों में। कोविड के बाद भी इतना ज्यादा केपेक्स नहीं हुआ था जो इस साल हो रहा है, अगले 2-3 साल के लिए प्लान्ड है। और उस केपेक्स की थीम एक्सपोर्ट के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का भी टारगेट कर रहे हैं, प्लस जो आप अभी बोल रहे थे ना कि एक इकोसिस्टम डेवलप करना, अगर इलेक्ट्रॉनिक केमिकल कोई बना रहा है तो उसके कस्टमर लैंडस्केप को डेवलप करना, बैटरी बनाने वाले को डेवलप करना, सेमीकंडक्टर। ये भी अब हो रहा है। डाउनस्ट्रीम सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट भी हमारे डेवलप हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आ रही है, बैटरी की फैक्ट्री आ रही है, तो इंटर्न इलेक्ट्रॉनिक केमिकल के भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। ये तीनों चीजें अभी इंडिया में हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये सेक्टर 2030 तक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मनी मेकिंग सेक्टर यही रहने वाला है। मैं अगेन एंड अगेन ये बोल रहा हूँ कि दिस सेक्टर इज राइप फॉर रेवोल्यूशन एंड दिस इज द टाइम। अगर आप एक केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं, आप सोचते हैं घुसने का, तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस सेक्टर एंड पुट अप अ प्लांट। इंडिया स्टोरी केमिकल में अभी शुरू हो गई है। इसमें मेरा एक सवाल ये है कि जो इंडिया का केमिकल सेक्टर, इसमें अगर बहुत बड़े कैपेक्स में गए जो 2030 तक आप कह रहे जाएंगे, तो क्या इनके सामने वो कंपटीशन का चैलेंज, प्राइसिंग का चैलेंज ये आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आपने शुरू में समझाया था कि अलग अलग सेगमेंट है, तो किस तरह के सेगमेंट वाले आइडियाज में लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए कि साहब ये वाले सेक्टर को देखो, एग्रो पे देखो, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल में देखें, या
जनरल कॉस्मेटिक केमिकल में कहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी जिससे लोग कंपनी चूज कर सके? इसमें नीरज जी देखिए, अगर आप गलत केमिस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे सीपीवीसी में आपको बताता हूँ, अभी सीपीवीसी में ग्रासिम आ रहा है, अदानी जी आ रहे हैं, रिलायंस आ रहा है, तो इतना ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा ना, आपस में इंडियन प्लेयर ही लड़ने में रहेंगे, ऊपर से चाइना अलग माल डंप करेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स, आप सही केमिस्ट्री सही वैल्यू चेन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। सो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चुना है और आप किस केमिस्ट्री पे काम कर रहे हो। सो चूज योर एडवाइजर्स वाइजली, इसमें मैं यही बोलूंगा। दूसरा, जो आप बोल रहे थे कि किस सेक्टर पे फोकस, मैं सब सेक्टर्स बता देता हूँ। वाटर बहुत बड़ी थीम होने वाला है अभी। मैं कल परसों भी पढ़ रहा था, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी वाटर हो या हमारे रिवर बेड्स हो या वाटर ट्रीटमेंट हो, केमिकल वाटर ट्रीटमेंट हो जो एफ्लुएंट निकलता है। सो वाटर इज वन सेगमेंट जहां पर को मनी मेकिंग सेगमेंट होने वाला है इंडिया में। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, एक्सक्लूडिंग द बैटरी सेगमेंट। बैटरी में तो अभी काफी बैटरी केमिकल में कंपनीज ने केपेक्स कर दिए हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर बहुत ही हॉट केक है, उसमें कमोडिटी स्पेशलिटी सारे केमिकल आपके जाते हैं। तीसरा हमारा हो गया सेगमेंट जहां पर को चाइना के साथ हमारा पंगा चल रहा है, एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट धीरे धीरे चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा रहा है। चाइना ने जैसे अभी फर्टिलाइजर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट का। तो सेक्टर जहां पर को हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम है, हमें करना ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो ये 3 सेगमेंट हैं जो आगे जाकर के बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट होंगे 2030 तक। चौथा सेक्टर इसमें मैं एक और बता देता हूँ, वो है पॉलीमर्स, प्लास्टिक का। अभी भी इंडिया में वी इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स, मगर आप प्लास्टिक कंजम्पशन देखिए कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा टीवी, एसी, हर एक चीज, हाउस होल्ड आइटम एंड ऑल दैट। सो प्लास्टिक और डिस्पोजेबल इनकम इंडिया की बढ़ी है, तो प्लास्टिक एंड पॉलीमर वो भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट होने वाला है। पांचवा हाई ग्रोथ सेगमेंट होने वाला है हमारा पर्सनल केयर का। पर्सनल केयर एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ। पर्सनल केयर में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, ब्रांड पेनिट्रेशन बढ़ रहा है सोशल मीडिया से। सो पीपल वांट टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन, देयर बॉडी, एवरीथिंग। तो अभी ये हाई एंड प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, नई नई कंपनीज आ रही हैं। दूसरा ह्यूमन न्यूट्रिशन, आप देखिए अभी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट पे ओवर द काउंटर हम लोग कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिंक सप्लीमेंट हो, मैग्नीशियम सप्लीमेंट हो या कुछ भी हो। सो ये 5 सेक्टर बेसिकली, वाटर हो गया आपका, देन पॉलीमर्स आपका हो गया, देन ह्यूमन न्यूट्रिशन आपका हो गया, पर्सनल केयर आपका हो गया, एग्रो एंड फर्टिलाइजर आपका हो गया। ये सेगमेंट हैं जो सुपर हाई ग्रोथ हैं। इनमें अभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंपनीज को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आजकल लोग बहुत ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, वो घास फूस खाने में ज्यादा बिलीव करते हैं rather कि केमिकल देखिए मैं इसलिए। आपको इसमें सिंपल देता हूँ, घास फूस ताजा हाँ, रखने के लिए दूध, दूध ऑर्गेनिक है, गाय से आता है, मगर दूध को फ्रेश रखने के लिए आज की गर्मी में फ्रिज में तो रखना पड़ता है ना। तो राइट। वैसे ही आप घास फूस खाओ, कुछ खाओ, उनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए 1 महीने 6 महीने केमिकल्स तो डालना ही पड़ेगा उसमें, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो आप ऑर्गेनिक खाओ या कुछ खाओ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पतंजलि, पतंजलि बैक इन 2015-16 बीएसएफ का बहुत बड़ा कस्टमर हुआ करता था, अब तो और भी बड़े होंगे वो। सो आप ऑर्गेनिक हो, बट उस ऑर्गेनिक आइटम को कंजम्पशन रेडी बनाने के लिए आपको केमिकल डालनी पड़ेगी। करेक्ट। अच्छा दर्शकों को ये बता दूं, यहाँ पे जिस भी कंपनी का नाम लिया जा रहा है, कुछ चर्चा के लिए हो रही है, तो इसको आप किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मान लीजिएगा, ना बाई की, ना सेल की, ना होल्ड की, मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे। लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझ पाए कि कौन सी कंपनी किस तरह काम करे, क्योंकि अगला सवाल जो मैं पूछूंगा थोड़ा और डीप होगा। आपने दो एक नाम लिए, जैसे आपने कहा कि बैटरी छोड़िए लेकिन इलेक्ट्रॉनिक केमिकल जिसमें सेमी कंडक्टर वगैरह होंगे, एक आपने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट में जो बहुत सारी, उसमें कौन किस तरह की कंपनी, वो थोड़ा सा और समझाइए। जी, अगेन बट मैं पहले वो डिस्क्लेमर मैं भी दे देता हूँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मुझे इतने ज़्यादा मैसेज डीएम आते हैं, मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि अगर मुझे ये सब आता तो मैं एक एडवाइजरी अपनी छोड़ देता। सच में आई एम नॉट द नहीं तो राइट पर्सन मैं गाइस। आपको केमिकल का प्लांट डालना है, डेफिनेटली आई एम द राइट गाय, आप मेरे पास आओ। मगर ये सर कौन सा स्टॉक, ये स्टॉक मुझे नहीं पता है, आई विश मुझे पता होता सच में। इसके लिए ऑलवेज गो टू अ सेबी रजिस्टर्ड और समवन क्रेडिबल, क्योंकि स्कैम्स भी होता है मार्केट में। स्टे सेफ, मैं यही बोलूंगा। और मैं एग्जांपल देते हुए कंपनीज का नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए।
सो नीरज जी, बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, वाटर वगैरह पे जैसे कंपनीज हैं, डॉफ केटल हो गई, एक्वा फार्म हो गई, जिसको अभी फिलिप्स कार्बन ने, पीसीबीएल ने खरीद लिया है, ये कुछ कंपनीज हैं जो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाती हैं। तो ये काफी अच्छा करने वाली हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए कि आप उत्तराखंड में क्यों रहते हैं? जी ये देखिए, ये बहुत, उत्तराखंड आपने आपने MBA किया, केमिकल की पढ़ाई कर ली, बीएसएफ में नौकरी की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में, तो आपको तो मुंबई में या सिंगापुर में या वॉशिंगटन में रहना चाहिए, आप उत्तराखंड में क्यों गए, ये बताइए। जी, मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है। मैं बॉर्न एंड रेज्ड यहीं हूँ। एक छोटा सा इधर टाउन है पिथौरागढ़ करके, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। आपको कभी कैलाश मानसरोवर जाना हो तो हमारे शहर से ही जाना होता है। सो वहीं मैं पला बड़ा हूँ, बट सिटी लाइफ मुझे नहीं पसंद आती है इंडिया की। ऑनेस्टली इट्स वेरी फास्ट। मुझे अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से भागना है, मुझे शहर में रह करके 10 की रफ्तार से भागना पड़ता था। तो मैंने ये चूज करा। प्लस मेरे पेरेंट्स, कोविड के बाद मुझे लगा कि आई नीड टू बी विद देम, स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि आप भाग दौड़ में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हो। सो ये कुछ कारण थे कि आई मूव बैक हेयर। अभी भी मैं 10-15 दिन महीने का ट्रैवल करता हूँ, बट आई हैव ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज, बट मुझे फिर भी यही पसंद है एंड आई एंजॉय इट। और लकीली हो जाता है। लोग बोलते भी हैं कि आप अपने हर्मिट्स किंगडम से तभी बाहर निकलते हो जब आपको पैसा कमाना होता है, आप मुंबई दिल्ली आते हो फिर वापस चले जाते हो, बट आई लाइक इट दिस वे। प्लस आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बट अभी थोड़ा विजिबिलिटी के लिए, काम धंधे के लिए हमें करना पड़ता है ये सब, बट अदरवाइज आई एम अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन। क्या ये इसलिए तो नहीं है, एक बड़ा अनयूजुअल सा एग्जाम्पल से मैं इसको कोट कर रहा हूँ, कि जो व्यक्ति जो समझ जाता है ना, जैसे बहुत बड़ा जो माफिया डॉन होता है वो सबसे सेफ जगह में रहता है। तो आप चूंकि केमिकल्स के आदमी है, आपको लगा कि यार केमिकल का धंधा भी समझा रहे हैं, प्लांट लगवा रहे हैं, बेटर है कि ग्रीन इलाके में रहोगे। मतलब इसलिए आपने सोचा कि उधर ही रहना ज्यादा ठीक है, कहाँ केमिकल में मुंबई दिल्ली में बहुत पोल्यूशन लेंगे, ये वजह है क्या? बट नॉट, ये वजह नहीं है, एनालॉजी करेक्ट है, बट यस आई बिलीव इन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, नेचर के करीब। एंड जो आप ऑर्गेनिक बोल रहे हो, मैं सबसे बड़ा उसका मतलब, मैं तो ढूंढ ढूंढ करके लाता हूँ ऑर्गेनिक चीजें। सो आई डू बिलीव इन अ वेरी हेल्दी लिविंग, की क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वी एज। जैसे इंडिया में मैं सबको बोलता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ ओल्ड एज है बहुत ही खराब है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द। वर्सेस मैं यूरोप में देखता हूँ या चाइना जापान में देखता हूँ, 90-90 साल में भी दे आर फिट, they are putting on makeup, they are getting ready, they are eating good, कमर सही है, सब कुछ सही है। तो मुझे लगता है उसके लिए आई मेड दिस कॉशियस डिसीजन, कि बाकी तो भगवान के हाथ में है, बट अपनी तरफ से आई थिंक थोड़ा बहुत ध्यान एज वी एज वी डेफिनेटली नीड टू डू। तो मुझे लगा उत्तराखंड इज साफ सुथरा, हवा साफ है, पहाड़ों का पानी है, तो आई नॉट, और केमिकल से दूर है। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आई अग्री। असली बात ये है कि केमिकल, अब ठीक है, केमिकल का जो आदमी इतनी केमिस्ट्री समझ गया, उसको समझ में आ गया कि इससे दूर भी रहना है। दूर यस, भी। देखिए मैं इसमें एक एक एडवाइस सबको दूंगा कि जब भी आप दवाई खाते हो ना, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर एन एक्सपेंसिव एंड फॉरेन ब्रांड, जीएसके वगैरह इन सब। क्योंकि जो दवाइयों के रॉ मटेरियल है ना, कुछ बहुत इंटरमीडिएट, कई फैक्ट्रीज में ऐसी जगह बनता है जहाँ प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी नहीं है। सो कुछ चीजों में, सिमिलरली कॉस्मेटिक्स में हमेशा बोलूंगा कि ऑलवेज गो फॉर अ हाई एंड ब्रांड। तो ये मैं बता सकता हूँ। बट या नीरज जी, केमिकल सेक्टर में डेफिनेटली नॉट ऑल केमिकल्स आर गुड, ये मैं बोल दूँ। आपकी बात एकदम सही है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत फार्मा में रिसर्च करता रहता हूँ। पैरासीटामोल जेनरिक नाम ना, इसे ही तो ले सकते हैं, इसमें तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इसकी जो सबसे बढ़िया रिसर्च वाली दवा है, डॉक्टर सबसे बाद में लिखता है उसको, पहले वो इधर उधर की पैरासीटामोल लिखेगा, फिर बाद में उसको लगेगा नहीं यार अब वही वाली लिख देते हैं, तो वो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी है, लोग अपने आप समझ जाएंगे जो डॉक्टर, बाद में उसको लिखेगा यार ये वाली हो। तो ये आपकी बात सही है कि अगर आप केमिकल में जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहे, अच्छी ब्रांड, अच्छा, पैसे ज्यादा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना जी, चाहिए। तो अजय भाई ये बताइए कि जब आप किसी कंपनी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, जब आप दिल्ली मुंबई में नहीं है, आप पिथौरागढ़ अपने घर में हैं और आप कुछ नहीं कर रहे होते, उस समय क्या करते हैं आप? मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। आई लव स्टेइंग एट होम। मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है, बट आउटडोर आई लाइक, व्हेन आई लाइक गोइंग आउट इन नेचर, ट्रेकिंग, हाइकिंग। ड्राइविंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राइविंग इन द टफ टेरेन्स।
सो मैं बॉर्डर एरियाज, तिब्बत एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ। प्लस घर पे रहना फैमिली के साथ, आई एम अ मूवी बफ, आई वॉच लॉट ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज, हॉरर मूवीज, आई लव रीडिंग मर्डर मिस्ट्रीज, सो थोड़ा क्रिमिनल माइंड है मेरा। तो क्रिमिनल माइंड। तो आपने कौन सी मूवी देखी सबसे लास्ट, या कौन सी सीरीज देखी एकदम एकदम रिसेंट? अभी तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल बिल्कुल भी समय नहीं मिला है मुझे कुछ भी देखने का। बट अभी एक सीरीज मैंने देखी थी ब्रिटिश, स्विमिंग विद द शार्क्स। मैं एक एडवाइस दूंगा, जो भी कॉर्पोरेट या जो भी सोचते हैं ना वो हाई फ्लाइंग लाइफ के बारे में, उसका एक रियलिटी वो बीबीसी का शो है, स्विमिंग विद शार्क्स। ये आप लोग देखिए, आपको थोड़ा बहुत रियलाइज होगा कि हम लोग को इट्स नॉट जस्ट ऑल यू नो द रिजल्ट्स, बट व्हाट ऑल वी हैव टू डू। नीरज जी, आपने भी आई थिंक तकरीबन 15-20 साल मीडिया में गुजारे हैं, सीएनबीसी के स्टार्टिंग से आपने खड़ा करा है, तो यू नो व्हाट इट टेक्स। एंड कभी कभी हाउ ड्रेनिंग इट बिकम्स द थिंग्स वी डू, मतलब इट्स नॉट इजी। बाहर वालों को बहुत ग्लैमरस दिखता है वो। आई एग्री। और आप क्योंकि अपनी लाइफ में एक नए फेज की भी शुरुआत करें, तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक एडोलसेंस नाम की एक सीरीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 4-5-6 एपिसोड की, उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त है वो, कि छोटे बच्चों को, जो ग्रोइंग बच्चे हैं 12-13 साल के। नेटफ्लिक्स का मैंने देख लिया वो। और वो अरे वन टेक में शूट हुई है, पता है, हर एक एपिसोड। एग्जैक्टली, उसका जो शायद थर्ड एपिसोड या फोर्थ थर्ड एपिसोड है मेरे ख्याल में, वो सिंगल शॉट का जो डायलॉग उसकी वो जो टीचर है और स्टूडेंट के बीच में चलता है ना, वन शॉट रिकॉर्ड किया गया है। अनबिलीवेबल है, बट उससे ज्यादा अनबिलीवेबल उसका थॉट प्रोसेस है। तो आई हाईली रिकमेंड कि जो लोग नए नए अभी नए लाइफ की फेज में जा रहे हैं, या जिनके ग्रोइंग चाइल्ड है, उनको जरूर देखना चाहिए वो। और लास्टली एक लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसी रसायन की, केमिस्ट्री की आसान सी किताब बताइए जिसको हमारे लोग पढ़ के थोड़ी सी केमिकल इंडस्ट्री को समझे। देखिए, ऐसी मैं सबको बता दूं, एक आप लोग गूगल कीजिए, एक कंपनी है केमिकल डेटाबेस की, आईसीआईएस, आईसीआईएस का वेबसाइट पे जाकर के ये आप पढ़िए, बस दैट इज मोर देन इनफ। आपको कोई किताब नहीं चाहिए। यू डोंट नीड टू नो केमिस्ट्री टू नो अबाउट केमिकल सेक्टर, मैं ये बता सकता हूँ। सो सिंपल है, तो इतना कुछ जरूरत नहीं है आपको। एंड आईसीएस ऑनलाइन वेब चाहिए आपको, बहुत अच्छा रीडिंग मटेरियल उधर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप लोग अजय जोशी केमिकल की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। वी हैव अ न्यूज़लेटर नाउ, यस, सो हमारा न्यूज़लेटर से भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल, नीरज जी के चैनल पे गेस्ट आते हैं, आगे भी केमिकल के और गेस्ट आएंगे, आप लोग उनको देखिए। आई थिंक अब तो मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि लोग बोले कि नहीं सीख सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं, इसमें आईसीआईएफ वाली जो आपने वेबसाइट बताई ना, वो मैंने उसको 2-3 साल पहले उसको स्टार कर रखी थी, वो परमानेंट खुली रहती है, मैं उसमें कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। लेकिन आपने उसको वेट किया कि वही सबसे बढ़िया, इसको पढ़ना चाहिए। अजय जोशी केमिकल्स की वेबसाइट जरूर पढ़िए, आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी और लेटेस्ट इंसाइट्स मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि ये शो कर दिया तो इसके बाद नहीं, जब भी कुछ नई चीज हमें दिखेगी तो हम अजय जी से फिर बात करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी सेक्टर को डीपली समझते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बढ़िया हो जाता है। जी उस सेक्टर को जरूर समझना चाहिए, बिजनेस समझेंगे तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। जी। तो अगर हमारे पास अजय जी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ये शो को देखिए और समझिए, और अपनी क्वेरी लिखिएगा। तो अब जब बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम एक बार फिर से अजय के साथ डिस्कस डेफिनेटली। करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्योंकि वाकई जो है, ये सेक्टर हम बहुत दिन से समझना चाह रहे थे, और आज फाइनली हम लोगों ने उसको समझा। तो अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा उस विचार का हो रहा हूँ कि भैया क्लीन ग्रीन जगह में रहो। हो यस। गया मुंबई दिल्ली बहुत 25-30 साल गुजार लिए, एक ऐसी जगह में रहो जहाँ पे ताजा हवा जी सुबह सुबह मिले, तो जीवन जी आपका अच्छा रहे, जी। बैठ के नहीं होना लाइफ इज टू बी लिव्ड, सिंपल। चाहिए। मेरा एक मूवी भी है, ईट प्रे लव, मैं उसी को सीरियसली लेता हूँ, यही लाइफ है। आप कमाओ तो एंजॉय भी करो ना उस पैसे को, हमेशा भाग करके नहीं होगा। एक्चुअली मतलब हेल्थ जो है सबसे बड़ी वेल्थ है, उस पर फोकस करें। तो अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत मजा आया। और दर्शकों से कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अजय जी की वेबसाइट पे जाके और पढ़िए, उनके यूट्यूब चैनल को भी देखिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। आगे भी ऐसे कोई टॉपिक आएंगे तो हम उनके साथ चर्चा करेंगे। अजय जी, बहुत थैंक बहुत थैंक यू सो मच।